Hi everyone, good morning all of you. Welcome to the News Sasta YouTube channel. All the video of the News Sasta have been made according to the demand of the students under the guidance of experienced teachers while watching the upcoming competition examinations. All the questions are very important and all the audience is going to benefit greatly. So guys, इस वीडियो को पूरा देखने का कोशिश करना. बहुत अच्छा क्वेश्चन इस वीडियो पे दिया गया है आप लोगों के लिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है, लाइक करना है. अब आते हैं क्वेश्चन पे. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग. पार्ट 4 करंट अफेयर्स. क्वेश्चन पे आते हैं. निम्नलिखित में से किस तिथि को हाल ही में कारगिल विजय दिवस मनाया गया? और ये चार ऑप्शन हम लोग दिख रहे हैं. 21 जुलाई, 24 जुलाई, 23 जुलाई, 26 जुलाई. तो 1999 में इंडिया और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध हुआ था. इसमें भारतीय जवान शहीद हुए थे. यह युद्ध 60 दिनों तक चला था लगभग. भारतीय जवान के सम्मान के लिए कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है और ये 26 जुलाई 2020 को मनाया जाता है. इसका आंसर होना चाहिए 26 जुलाई 2020. और एक 25 जुलाई को भी IVF दिवस मनाया गया अभी फिलहाल तुरंत. और IVF उन लोगों के लिए मनाया जाता है जिन लोगों के बच्चे नहीं होते हैं. IVF टेक्नोलॉजी के चलते उसे बच्चा हो जाता है और ये आज से 39 साल पहले 25 जुलाई को आज के दिन ही पहला बच्चा पैदा हुआ था, इसलिए 25 जुलाई को मनाया जाता है. और 26 दिवस कारगिल युद्ध मनाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2. निम्नलिखित में से किस राज्य में जलापूर्ति परियोजनाओं की आधारशिला श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 1700 गांव तक शुद्ध पेयजल पहुंचाने का काम करने वाली योजना की हाल ही में शिलान्यास किया है? तो 1700 गांव तक इस परियोजना के तहत शुद्ध पेयजल आपूर्ति की जाएगी. और हमारा ये चार ऑप्शन दिख रहा है: बिहार, पंजाब, असम, मणिपुर. इसका आंसर होगा मणिपुर. तो मणिपुर के बारे में थोड़ा सा मैं डिटेल बता दूं आप लोग. मणिपुर के CM एन बीरेन सिंह है, गवर्नर नजमा हिपतुल्ला है, कैपिटल इम्फाल है. स्पेशल फेस्टिवल लाई हरोबर त्यौहार मनाया जाता है. प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया है. मणिपुर में पौधों के लिए भी एक क्लिनिक खोला गया है जो खुदुल एक योजना है जिसे संयुक्त राष्ट्र ने काफ़ी सराहा है. तो मणिपुर में खुदुल योजना को बहुत अच्छा पसंद किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र ने भी उसे काफ़ी पसंद किया है, काफ़ी तारीफ की थी. तो मणिपुर में 23 अप्रैल को खौगजम दिवस भी मनाया जाता है. याद रखना है, मणिपुर में 23 अप्रैल को खौगजम दिवस मनाया जाता है और ये मणिपुर ही है. 1700 गाँव तक बिजली पहुँच जाएगा. नंबर 3. हाल ही में 21 जुलाई 2020 को श्री लालजी टंडन का निधन हुआ. निम्नलिखित में से किस राज्य के राज्यपाल थे? चार ऑप्शन दिख रहा है: हिमाचल प्रदेश और आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश. लालजी टंडन के बारे में डिस्कस किया गया है. काफ़ी पॉपुलर थे. लालजी टंडन 85 वर्ष के थे जिनका निधन हुआ. बहुत दिनों तक ये हॉस्पिटल पे थे, इसका इलाज चल रहा था. इनका जन्म 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में हुआ था और ये बेसिकली उत्तर प्रदेश के ही रहने वाले हैं. पॉलिटिकल करियर की शुरुआत 1960 ईस्वी में ये किए थे. 2018 में बिहार के गवर्नर भी नियुक्त किए गए थे. ध्यान रहे, ये सब इंपॉर्टेंट बातें हैं जिसलिए मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर दे रहा हूं. बीजेपी के ये सक्रिय लीडर थे. अटल बिहारी वाजपेयी के समय बहुत दिनों तक इन्होंने अपना कार्यभार संभाला था, अपना योगदान दिया था बीजेपी को. लखनऊ में यानी उत्तर प्रदेश में इनके 3 बेटों में से एक बेटे योगी सरकार में मिनिस्टर हैं, योगी सरकार में कार्यभार संभाले हुए हैं. ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल चुने गए थे, मध्य प्रदेश को संभाल रहे थे. और इनका कोविड-19 के कारण ही अचानक स्वास्थ्य बिगड़ने के कारण इसे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया. बहुत दिनों से इलाज चल रहा था और ये इलाज कराते कराते हो सकता है कि सर्वाइव नहीं कर पाए कोविड-19 के चलते. और ज़्यादा उम्र के होने के चलते कोविड-19 ये जो वायरस है, कोरोना वायरस, ज़्यादा इफेक्टिव होता है, ज़्यादा असर पड़ता है, इसलिए डेथ कर गए. नेक्स्ट क्वेश्चन. निम्नलिखित में से कौन सा पहला अरब देश जिसने मंगल ग्रह के लिए 19 जुलाई 2020 को अंतरिक्ष अभियान लॉन्च किया? तो देखिए, मार्स मिशन की रेस लगी हुई है. मंगल ग्रह पर मानव जीवन स्थापित करने के लिए बहुत ऐसा कंट्री कोशिश कर रहा है. चाइना कर रहा है, अमेरिका है. और मार्स मिशन के लिए अगर देखा जाए तो पहले से 4 कंट्री ने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है, जिनमें अगर ये संयुक्त अरब अमीरात का सफल होता है, सक्सेस होता है, तो ये 5वां कंट्री होगा. फर्स्ट में रूस,
रोसकॉमल जिसका ऑर्गेनाइजेशन का नाम है अमेरिका नासा के थ्रू किए थे, यूरोप एजेंसी है, और 4th नंबर में इंडिया इसरो के थ्रू किया गया था। तो फिलहाल के लिए अगर देखा जाए तो मार्स मिशन 19 जुलाई 2020 को लॉन्च किया संयुक्त अरब अमीरात ने। इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया, जिसका नाम है ऑल अमल। इसका मतलब होता है हिंदी में आशा होता है। जापान के तानेगासिया से लॉन्च किया गया। अनुमान है कि फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह तक पहुंच सकता है। उनका कहना है, उनका अनुमान लगाया गया है कि ये फरवरी 2021 तक मंगल ग्रह तक स्पेशल पहुंच सकता है। उतने दिनों तक लगभग पहुंचना एकदम निश्चित है। और जापान के रॉकेट ने इसको लॉन्च किया। ये भी याद रखना है कि जापान के रॉकेट ने इसको लॉन्च किया। सक्सेसफुल मार्स मिशन में केवल 4 ही देश गिना जाता है अभी तक के लिए, और वो 4 कंट्री मैंने अभी तुरंत बताया। वो 4 कंट्री है रसिया, अमेरिका, और ये एजेंसी है यूरोप का, उसके बाद इंडिया। तो सक्सेस मिशन ये जो 5वां कंट्री संयुक्त अरब अमीरात कर रहा है, इसका पहला है अरब देशों में से, यानी मुस्लिम कंट्री में ये पहला ऐसा कंट्री है, ऐसा देश है जिन्हें मार्स मिशन लॉन्च किया है। तो देखा जाए ये बहुत खुशी की बात है जिन लोगों ने अरब कंट्री, मुस्लिम कंट्री भी मंगल ग्रह पर सक्सेस होने का, मंगल ग्रह पर मानव जीवन बसाने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं, और होप सो ये हो जाना चाहिए। ये 2117 तक UAE यानी संयुक्त अरब अमीरात की सपना है कि ये मंगल ग्रह में 2117 तक मानव जीवन स्थापित कर ले। उसी के अनुसार इसका प्री प्लानिंग एजेंडा तैयार किया गया है, और उसके अनुसार इन्होंने मार्स मिशन स्टार्ट किया है। लगभग आबादी 1 करोड़ से कम ही है, और इसका कैपिटल आबू धाबी है। आप लोगों को पता है कि आबादी 1 करोड़ से कम ही है, और इसका कैपिटल आबू धाबी है। 1985 में अंतरिक्ष पर जाने वाले पहले अरब देश का जो नाम है वो सुल्तान बिन सलमान अल सऊद। देखिए इतना बड़ा नाम है, आप लोगों को लर्न करना पड़ेगा इसके लिए, जो 1985 में पहला अरब कंट्री का अंतरिक्ष में गए थे। तो अरब कंट्री के ये पहला आदमी थे जो अंतरिक्ष में गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के कौन सा पड़ोसी देश करोड़ों लोगों को प्रलयकारी बाढ़ से बचाने के लिए इतने ज्यादा खर्चीले बांध को बम से तोड़ दिया? तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेपाल, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, इनमें से अगर आप लोग न्यूज़ देखते होंगे तो ज़रूर पता था। ये बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी, बहुत ज़्यादा न्यूज़ पे आ रहा था, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज के लिए बन रहा है 2020 के लिए। तो इसका आंसर चीन होगा, और चीन में बहुत भयानक बाढ़ आ चुकी थी। तो चीन में बाढ़ बहुत भयानक रूप ले चुकी थी। पानी का दबाव कम करने के लिए बांध को तोड़ दिया गया बम से, और पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि अगर बांध को तोड़ा नहीं जाता तो लगभग उस एरिया में, उस जगह पे रहने वाले सभी तबके के लोगों को परेशानी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे वहाँ के डाटा के अनुसार देखा जाए तो लगभग 52 लाख लोगों को प्रभावित किया है। ये बाढ़ ने प्रभावित हुए हैं लगभग 52 लाख, 52 लाख। अगर डाटा देखा जाए तो लगभग हो सकता है कि आप लोगों को चीन सही डाटा एक्सपोज नहीं करता होगा, लेकिन लगता है जो डाटा हमारे पास अभी तक पहुँची हुई है उसी के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ। तो 52 लाख लोगों को वहाँ पर प्रभावित हुए हैं, और लगभग 186 मौतें हुई है। तो 186 मौत से ज़्यादा कभी कभी न्यूज़ बता रहा है, लेकिन 186 ही मान लेते हैं हम लोग। 186 मौतें हुए। 433 नदियां बेकाबू हो चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए 433 नदियां बेकाबू हो चुकी है। चीन के अनहुई प्रांत में एक नदी है जिसका नाम चुई है, CHUE चुई है, वहीं पर बांध है जिससे बम से उड़ा दिया गया। चुई नदी आगे जाकर यांगची नदी में मिल जाती है, जो चीन की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, दुनिया की सबसे बड़ी नदी मानी जाती है, आप लोगों को भी पता है। उसी पर दुनिया का सबसे बड़ा एक डैम बना हुआ है, 3 जॉर्जेस डैम जिसको हम लोग बोलते हैं। तो 3 जॉर्जेस डैम बहुत बड़ा डैम है, दुनिया का सबसे बड़ा डैम है। वैसे भारत में भी बिहार, असम में बाढ़ से लाखों लोग प्रभावित हुए हैं, लाखों लोग परेशान हैं। लेकिन फिलहाल अगर देखा जाए तो चीन इतने बड़े तबाही से गुजर रहा है कि उनकी जितनी नदियां हैं लगभग मैक्सिमम 433 नदियां जब बेकाबू हो चुकी है, तो आप लोग समझ सकते हैं कि चीन कितने ज़्यादा परेशान है। अगर उसे नहीं उड़ा दिया जाता बम से तो और भी ज़्यादा परेशान हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20 जुलाई को संगठन के विश्लेषण के अनुसार ICICI वर्ल्ड कप ने T20 जिसको
करते हैं हम लोग, वर्ल्ड कप को कितने दिनों के लिए स्थगित कर दिया है। देखिए वर्ष 2024, 23, 21, 22, तो वर्ष 2022 तक के लिए, इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ये शायद आप लोगों को पता है। 2022 तक ये 20 जुलाई को संगठन का दोबारा डिस्कस हुआ था, जिसके चलते ये मैं डाटा बता रहा हूँ, उसी कैलेंडर के अकॉर्डिंग ये आपका वर्ष 2022 आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा इंटरनेट कंपनी ने सबमरीन केबल से भूकंप चेतावनी सिस्टम तैयार किया है, जो विश्व का सबसे बड़ा इंटरनेट सर्च इंजन कंपनी माना जाता है। तो अगर आप लोगों को पता है, आप लोग इंटरनेट यूज करते हैं, नेट वगैरह चलाते होंगे तो ज़रूर पता है, और आजकल सब लोग चलाते हैं, गांव हो, टाउन हो, अर्बन रूरल एरिया, सभी जगह ये चलाया जाता है। तो इसके चलते आप लोगों को पता ही है कि सबसे बड़ा सर्च इंजन क्या है। तो सबसे बड़ा सर्च इंजन अगर देखा जाए पूरा विश्व का, दुनिया का, तो ये गूगल है, और इसका आंसर हमारा गूगल ही होगा। अभी तक ऑप्शन नहीं आया, लेकिन इसके बारे में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। देखिए सबमरीन मतलब समुद्र के नीचे जो भी चीज़ें, वायर, तार, केबल, ये सब बिछाई हुई है, उसे ही सबमरीन कहा जाता है। इंटरनेट उसी केबल के चलते अच्छी स्पीड में पूरे विश्व में चलाई जाती है, पूरे विश्व में चलता है। तो और इनका अलग अलग, सभी का अलग अलग सर्च इंजन होता है। जैसे ऑप्शन में दिख रहा है सफारी, जो आईफोन का है एप्पल से, और ये यूट्यूब आप लोगों को पता है गूगल का ही है। फेसबुक एक अलग कंपनी है, गूगल तो यहाँ पे दिया हुआ है ही, और यूट्यूब ये ऑप्शन दिख रहा है, लेकिन आंसर हमारा गूगल ही है। अगर इसको देखें हम लोग, तो अमेरिका में मौजूद गूगल का सर्वर पर पूरा इंटरनेट कनेक्टेड है, पूरे विश्व में, चीन में, पूरे विश्व में ये इंटरनेट कनेक्टेड है। और अगर देखें भूकंप के बारे में थोड़ा डिस्कस कर लें, तो भूकंप, चीन में भूकंप आया था 1976 में, तानसेन में आया था, जिसमें 250 लाख लोग मारे गए थे। नेपाल में कुछ साल पहले आया था, जिसमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। जनवरी 2010 में हैती में आया था, लगभग 3 लाख लोग भूकंप से मारे गए थे। तो वैसे सबसे ज़्यादा भूकंप एशिया में ही आती है। एशियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट टकराने से भूकंप का निर्माण होता है, जो कि आप लोगों को पता है, ये शायद ज्योग्राफी जिन लोगों ने पढ़े हैं अच्छी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से हाल ही में कौन सा देश मंगल ग्रह के लिए अपना पहला स्वतंत्र मिशन तियानवेन सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो आप लोगों को पता है कि मंगल ग्रह तक पहुंचने के लिए रेस लगी हुई है, स्टार्ट हो चुका है। चीन मार्स मिशन लॉन्च कर दिया है, और यूएस भी लॉन्च करने वाला है जुलाई के लास्ट वीक में या अगस्त के फर्स्ट वीक में। और ये चीन ने 2011 में भी मार्स मिशन स्टार्ट किया था रशिया के बल पर, लेकिन सक्सेस हुआ नहीं, फेल हो चुका था। रशिया उसको मदद किया था। उसके संबंध में तियानवेन जो अभी सफलतापूर्वक चीन ने अभी लॉन्च किया है, तो इसको देखा जाए, इसका एक छोटा सा वीडियो क्लिप मैं दिखा रहा हूँ, जो कि लाइव वीडियो क्लिप है। इस वीडियो को आप लोग बहुत अच्छी तरह देखने का कोशिश करेंगे, ये पूरा दिखाया गया है।我们可以看到这个下达点火指令之后，火箭到起飞大概还有9秒的时间。这个时候点火，然后熊熊的火焰已经燃烧起来。对，先看到的是轻级的氢氧发动机排出的氢气，1600毫秒，后面是再点燃那个氢氧发动机，最后点燃那个液氧煤油发动机。我们看到的这个胖5长征5号运载火箭，它是属于2级半的火箭，和这个长三甲系列还程序转弯。2级半是什么概念？2级半，因为我们助推的飞行时间大概只有阵地1212跟踪正常，所以说它比1级整个的飞行时间明显偏短，所以我们传统上都管它文昌光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，文昌飞行正常，达到了这个8分钟，所以说那个长5用2级半的这个规模能够实现这个传统的3级半的这个能力。成功岭遥测信号正常。好，现在我们通过口令可以了解到一切正常。那现在这样一个还是属于初级推进的阶段，所以包括它的助推器还没有投入。现在的飞行阶段是我们叫助推飞行段，这段时间段主要是火箭尽快加速，火箭加速到一定高度和速度，这样的话就是把燃烧完的助推器尽快抛掉，这样的话火箭能够进一步的轻装上阵的运载能力。发射现在的火星1号应该是量身定制的，
现在的这个光学雷达跟踪正常，遥测信号正常，文昌飞行正常。现在我们看到这个画面还是从地面拍到的，我们长5的这个。从现在来看的话，应该马上就要进入，大家可以看到马上就要进入助推分离阶段。这个时候火箭基本上已经快飞到3分钟左右的时间了。我可以理解说，这个时候的助推器的燃料已经差不多用完了吧？助推器关机，助推器分离。现在助推器分离，分离的很正常，很干净利落。这个刚才的画面角度是从我们的火箭上面回拍，我们火箭要落回地球的。对，后面会不会有一些部分是不回地球？助推器的飞行高度大概只有70多公里。助推分离完之后，它会随着一个抛物线的载入就载入了。1级也能这个载入的地球。2级因为它达到的速度和有效载荷是一样的。तो अच्छा लगा होगा वीडियो तो थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब जरूर करें अभी तक नहीं किए तो। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू।